इतने कंसेप्ट हमें इसमें करने हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो अब तक हम 2 वीडियो में मिलाकर 11 क्वेश्चंस वी विल डू इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट 8, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Objectives of financial management. There are 2 objectives of financial management. 1, profit maximization. 1, profit maximization. 2, wealth or value maximization. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 है। 1, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। 2, वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बट नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। ये अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है। रादर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। धनपत लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। सोल ही ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव है। अगर बिजनेस कर रहे हैं एंड प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं चाहिए, सिर्फ समाज का ही काम करना है, सोशल वर्क करना है या वो आनंद लेना है, तो आप हिमालय जाइए ना, हिमालय जाइए। अगर धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एक मोटिव है, प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव है और यह हमेशा रहेगा। लेकिन प्रॉफिट एक सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन ऑब्जेक्टिव बट नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। इफ प्रॉफिट इज गिवन अनड्यू इंपॉर्टेंस, अगर प्रॉफिट को अनड्यू इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, बहुत ज्यादा दिया जाएगा इंपॉर्टेंस, तो अनएथिकल प्रैक्टिस होगी ऑर्गेनाइजेशन में। और जब अनएथिकल प्रैक्टिस होगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो समाज के नज़र में, स्टेक होल्डर के नज़र में उस कंपनी का जो इमेज है वो नीचे आ जाएगा और थोड़े से वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट के कमाने के चक्कर में आने वाले कल के प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बचपन में हमेशा एक दादी कहानी सुनाती थी कि अंडा देने वाले मुर्गी को एक ही बार नहीं काट सकते, वक्त के साथ उसके साथ रहना पड़ेगा तो अंडा मिलता रहेगा। एक ही बार काट दोगे तो अंडा सारा नहीं निकलेगा। तो ध्यान से रखिएगा, अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अगर अंडा प्रॉफिट है तो मुर्गी को पालना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आज भी आपको चॉइस बोले जाए कि अंडा आपको दिया जाए या अंडा देने वाली मुर्गी दी जाए, तो आप कहेंगे कि अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए, अंडा नहीं चाहिए, सिर्फ एक अंडा नहीं चाहिए। प्रॉफिट कुछ दिन का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर वैल्यू क्रिएशन हो गया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो गया, तो ये अंडे हमेशा मिलते रहेंगे, rather ज़्यादा अंडे मिल जाएंगे। इस बात को समझना। इफ़ प्रॉफिट इज गिवन अनड्यू इम्पॉर्टेंस, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम कैन अराइज। और ये क्या क्या हो सकता है, क्यों प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपको देखिए, सम ऑफ द इश्यूज इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे पास हैं, और ये इश्यूज क्या क्या हैं इसको आराम से देखिए। और ये 4 इश्यूज आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं, ये चारों इश्यूज को ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जब भी कोई बात लिखनी है, इन्हीं बातों पे बातें घूमेंगी। 1, प्रॉफिट इज वेग।
प्रॉफिट जो हम बात करते हैं वो वेग है, क्लियर नहीं है। क्यों? प्रॉफिट मे बी इन शॉर्ट टर्म और इन लॉन्ग टर्म, इट मे बी टोटल प्रॉफिट, इट कैन बी रेट ऑफ प्रॉफिट, इट कैन बी एनीथिंग। तो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है अपने आप में ही वेग है, क्लियर नहीं है। क्योंकि हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात करते हैं, टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। ये क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट का मतलब क्या है। नंबर 2, रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व का क्या मतलब है कि अगर कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जा रही है तो बहुत सारे अनएथिकल काम करेगी, रिस्क उठाएगी, हाई रिस्क उठाएगी, हाई प्रॉफिट के लिए हाई रिस्क उठाएगी। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपनी अगर शॉर्ट टर्म में सारी प्रॉफिट कमानी जाएगी तो नियमों का उल्लंघन होगा, कानून को तोड़ा जाएगा, स्टेक होल्डर की चाहत को ख़त्म कर दी जाएगी और नतीजा ये होगा कि अंतिम समय तक कंपनी खुद ही ना बंद हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर प्रॉफिट को अनड्यू इम्पोर्टेंस दिया गया कि प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करनी है तो ये सारी चीज़ें होंगी। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट का फंडा पे जाएगा। इफ प्रॉफिट इज ओनली ऑब्जेक्टिव देन ऑल काइंड्स ऑफ द रिस्क आर टेकन बाय द कंपनी, बिकॉज उसकी नज़र सिर्फ प्रॉफिट पे होती है। यहाँ फिर से आपको मैं बात बोलता हूँ, दादी हमेशा एक बात कहती थी, काठ का बर्तन एक ही बार चूल्हे पे चढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव है तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आएंगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, टाइम पैटर्न ऑफ द रिटर्न्स आर नॉट टेकन। टाइम पैटर्न्स ऑफ द रिटर्न्स आर नॉट टेकन। अब आप बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पैटर्न्स ऑफ द रिटर्न्स आर नॉट टेकन? टाइम पैटर्न्स ऑफ द रिटर्न्स आर नॉट टेकन मतलब क्या है? देखिएगा, अब हमारे धनपत लाल जी के पास, धनपत लाल जैन, सेठ धनपत लाल जैन, ये देख रहे हैं, इनके पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए फर्स्ट ईयर में रिटर्न दे रहा है 10,000, देन 50,000, देन 1 लाख। थर्ड ईयर में ये दे रहा है, फर्स्ट ईयर में 1,000, सेकेंड ईयर में 2,000, थर्ड ईयर में 3,000। तो अगर प्रॉफिट सोचते हैं धनपत लाल जी तो बोलेंगे ए बढ़िया है, लेकिन फोर्थ ईयर में ये दे रहा है 4 लाख, जबकि फोर्थ ईयर में ये दे रहा है 1.25 लाख। फिफ्थ ईयर में ये दे रहा है 12 लाख, ये दे रहा है 1 लाख। अब बताइए, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए बढ़िया है या प्रोजेक्ट बी बढ़िया है? प्रोजेक्ट बी बढ़िया है। लेकिन अगर धनपत लाल जी के दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो ये धनपत लाल जी बी को छोड़ देंगे और ए को आगे बढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि धनपत लाल जी दोनों ले लें, नहीं, उनके पास उतना ही रिसोर्स है कि या तो प्रोजेक्ट ए ले या प्रोजेक्ट बी ले। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही इनकी नज़र में, इनके जेहन में, इनके दिल में है तो ये ए को सेलेक्ट करेंगे, बी को छोड़ देंगे। तो कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे नहीं जा रही है, फ्यूचर को नहीं देख रही है। ये तीसरा पॉइंट है, टाइम पैटर्न द रिटर्न्स आर नॉट टेकन। जो प्रोजेक्ट जितनी जल्दी पैसा दे दे उसी पे ये आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपके पास टू नैरो ऑब्जेक्टिव, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्टिव है इन कंपैरिजन टू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बात घूम फिर के यही बात आ रही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। वेल्थ क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। एक बार फिर बताता हूं, क्या कारण है कि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। अगर ये लिखने के लिए आए या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए सोल लिखने गए तो आपको 4 बातें ज़रूर लिखनी है, और ये 4 बातें जो हैं आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और वाई प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी देयर, ये 4 बातें आपको लिखनी है। वाई प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी देयर, 4 बातें। प्रॉफिट इज वेग, रिस्क इन्वॉल्व, टाइम पैटर्न नॉट कंसिडर्ड, टू नैरो ऑब्जेक्टिव। फिर से देखिएगा, प्रॉफिट इज वेग, रिस्क इन्वॉल्व,
टाइम पैटर्न ऑफ द रिटर्न्स आर नॉट कंसिडर्ड टू नैरो ऑब्जेक्टिव। फिर से देखिएगा, प्रॉफिट इज वेग, रिस्क इन्वॉल्व, टाइम पैटर्न्स आर नॉट ऑफ रिटर्न्स आर नॉट कंसिडर्ड टू नैरो ऑब्जेक्टिव। यही चारों पॉइंट के इर्द गिर्द आपका आंसर घूमना चाहिए। फिर से एक बार बोलिए क्या होता है। प्रॉफिट इज वेग, रिस्क इन्वॉल्व, प्रॉफिट इज वेग, risk involved, time pattern, the returns are not considered too narrow objective, too narrow objective, too narrow objective, too narrow objective। बस अब आप जरा नोट कर लीजिए और उसके बाद हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे जाएंगे। और ये नोट में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिखा हुआ है आपके नोट में, 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, 2 वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अंडरलाइन कीजिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अंडरलाइन कीजिए वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखा हुआ है, profit maximization is an objective but not sole objective. Profit maximization is an objective but not the sole objective. Objective को अंडरलाइन कीजिए, not sole objective को अंडरलाइन कीजिए। आगे लाइन लिखा है, if profit is given undue importance, a number of problem can arise। अंडरलाइन कीजिए undue importance, a problem arise, some of these have been discussed below। ठीक है, अब आया है 1, profit is vague, profit is vague। अंडरलाइन लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिए vague। प्रॉफिट में भी, आगे लिखा है, प्रॉफिट में बी इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड, इट मे बी टोटल प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट। अंडरलाइन कीजिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट। ये सारे वेग हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है रिस्क इन्वॉल्व। आराम से लिखा हुआ है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, ए प्रॉफिट इज ओनली objective then all kind of the risk are taken। अंडरलाइन कीजिएगा all kind of risk, all kind of risk। नेक्स्ट लिखा है, time pattern of returns are not taken, time patterns of returns are not taken। यह A and B project with a return, A may be good in the short run but B may be good in the long term। तो शॉर्ट टर्म अंडरलाइन एंड बी लॉन्ग टर्म अंडरलाइन कर दीजिए। आप चाहते हैं तो आप एग्जाम में फिगर देख के भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू नैरो ऑब्जेक्टिव, अंडरलाइन कीजिए टू नैरो ऑब्जेक्टिव, नैरो का कर दीजिए। नॉट केयर ऑफ ऑल स्टोक, नो केयर ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, अंडरलाइन कीजिएगा ऑल स्टेक होल्डर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स। अब मुझे समझ में आ गया कि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आपको चीज़ें याद है क्या, कि ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अनड्यू इंपॉर्टेंस देंगे तो ये दिक्कतें होंगी। अनड्यू देने में ये दिक्कतें हैं क्या, पहला है कि वेग है, दूसरा है कि रिस्क है, तीसरा है कि टाइम पैटर्न ध्यान में नहीं आता, एंड चौथा है कि नैरो है। तो ये वेग, रिस्क, टाइम पैटर्न एंड नैरो अगर आपको याद है तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं और आपको नंबर मिलेगा। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेकेंड पार्ट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे,
इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को टोटल कितना बेनिफिट मिला ये देखना है। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। तो आपको अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला लिखना हो तो आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। इट मस्ट बी मेजर्ड ऑन द कैश बेसिस। ये बहुत सारा एक्रूअल बेसिस पे नहीं लेता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्रूअल बेसिस पे लेता है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमेशा कैश बेसिस पे लेता है। ध्यान से, फॉर मैक्सिमाइजिंग वेल्थ फाइनेंस मैनेजर शुड फॉलो 1. कैश फ्लो अप्रोच नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि CCT, कैश फ्लो, कॉस्ट बेनिफिट एंड टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में और भी बहुत सारी बातें आएंगी जो आगे हम अगले कंसेप्ट में कवर करेंगे। सिर्फ इतना ही यहाँ ध्यान रखिए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट का वैल्यू होता है वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। और फाइनेंस मैनेजर को इसके लिए ध्यान लेना है, जो निकालनी है वैल्यू, उसमें कैश फ्लो अप्रोच लेनी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेनी है एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेनी है। बट आपके एग्जाम में लिखने के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए और पॉइंट मिलेंगे जो आप यहाँ लिख देंगे, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसी वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काफ़ी डिटेल में आएगा। तो आप सारी बातें आप लिख सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आप एक बार डिक्टेशन में अंडरलाइन कर लीजिए। क्लास नोट आपके पास सामने खड़ा है। वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ और वैल्यू और NPV इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट को अंडरलाइन कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को अंडरलाइन कीजिए। इट मस्ट बी मेजर्ड ऑन द कैश कॉस्ट बेसिस, अंडरलाइन कीजिएगा कैश कॉस्ट बेसिस। अब फॉर मैक्सिमाइजिंग वेल्थ फाइनेंस मैनेजर शुड फॉलो 1. कैश फ्लो अप्रोच नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। कैश फ्लो को अंडरलाइन कीजिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट को अंडरलाइन कीजिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को अंडरलाइन कीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में टाइम वैल्यू को अंडरलाइन कर दीजिए। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये वेग है, रिस्क है, टाइम का कंप्यूटेशन नहीं है और नैरो ऑब्जेक्टिव है। इसमें स्टेक होल्डर का ध्यान नहीं रखा जाता। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होलिस्टिक है और इसको मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हम जब निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू तो उसमें कैश कॉस्ट बेसिस लेते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेते हैं एंड टाइम वैल्यू निकाल करके NPV लेते हैं। इस बात को ध्यान रखा जाए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपने पॉइंट नहीं किए, आगे के पॉइंट भी आपको इस क्वेश्चन में लिखने पड़ेंगे, इसको रखिएगा। मैंने उसको इसलिए यहाँ नहीं लिया क्योंकि उसी बात को फिर से रिपीट करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बहुत सारी बातें हमें लिखनी है। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव का नाम पता हो गया और आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में पता चल गया तो, और क्या लिखेंगे आपको ज्ञात हो गया, तो आपके ऊपर एक गुरु दक्षिणा है।
कि आप एनी टाइम क्लास के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट 9, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और वेल्थ ऑफ ए फर्म। मैंने इसको अलग से कंसेप्ट इसलिए बनाया क्योंकि ये है तो पॉइंट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, बट कई बार एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मेजर कैसे किया जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर ऊपर वाले कंसेप्ट 8 के क्वेश्चन में क्या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये पॉइंट आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बिल्कुल वहां डालेंगे कि मेजरमेंट ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन बी डन लाइक दिस, ये वहां पे भी आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वैन हॉर्न, value of the firm is represented by the market price of the company's common stock। वैन हॉर्न का कहना था कि कंपनी में मार्केट प्राइस कितना चल रहा है इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितना वैल्यू क्रिएट करी है अपने शेयर होल्डर और सबके लिए। दिस इज द पॉइंट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब छोटी सी बात देखिएगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें 1 रुपया का शेयर 4-4 हजार रुपया का शेयर मार्केट में बिक रहा है। मतलब 1 रुपी शेयर इज द मार्केट प्राइस ऑफ द 4000। अब एक छोटी सी बात बताइए, वैल्यू शेयर होल्डर के लिए या चीजों के लिए कैसे क्रिएट होगा? आई विल गिव द पॉइंट जो वैन हॉर्न का कहता है। ये है धनपत लाल जैन साहब। इन्होंने एक शेयर की वैल्यू जो 1 रुपया पे लिया था 5 साल के बाद, या 5 साल चलो आज के दिन में ईयर एंड में 1 रुपया का वैल्यू 1000 रुपया हो गया। तो बताइए क्या इन्होंने वेल्थ क्रिएट किया? नहीं किया? किया। प्रॉफिट क्रिएट किया या नहीं किया वो अलग बात है, वेल्थ क्रिएट किया। तो वैन हॉर्न का कहना है कि वैल्यू ऑफ द कंपनी is represented by the market price of the share of the company, stock of the company। Market price of the stock of the company decide करता है कि value of the company कितना है, wealth of the company क्या है। So wealth maximization की बात करते हैं, value maximization की बात करते हैं, तो आप अपने इक्विटी की मार्केट वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी पे आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। That will decide। अब आपको बोलता है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फॉलोइंग हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फॉलोइंग हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये कितने टोटल फैक्टर हैं जो आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए ध्यान रखने हैं? 5। यानी अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं या आप मेजर करना चाहते हैं तो इस 5 क्राइटेरिया पे आपको मेजर करना है। नंबर 1 EPS, अर्निंग्स पर शेयर इन द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव। यानी फ्यूचर में EPS क्या होगा, आज EPS क्या है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको बढ़ा करके आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। अगर अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हुआ या फ्यूचर में ज़्यादा हुआ तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। अब आप पूछेंगे या बोलेंगे कि सर अर्निंग पर शेयर ज़्यादा तभी होगा जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, आपकी बात में दम है, आपके आर्ग्यूमेंट में दम है। हमने कभी नहीं कहा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। कई बार क्या होता है कि शुरुआत में प्रॉफिट नहीं होता लेकिन बाद में बहुत प्रॉफिट होता है। तो प्रॉब्लम यह है कि EPS, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मेज़र कैसे करेंगे, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मेज़र करने के लिए या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए 5 तरीके हैं। पहला है EPS, अर्निंग पर शेयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखना है। दूसरा है टाइमिंग एंड द रिस्क ऑफ दिस अर्निंग। आपको ध्यान रखना है कि इस अर्निंग का टाइमिंग क्या है और रिस्क कितना लिया गया। अगर बहुत बेइंतहा उल्टा पुल्टा आड़ा तिरछा आपने रिस्क लेकर के कर लिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिविडेंड पॉलिसी एंड अदर फैक्टर दैट बेयर अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक।
आपको डिविडेंड पॉलिसी पे भी ध्यान देना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। बाद में हम पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी में कि डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक बढ़ता है या घटता है। कुछ थियरी कहते हैं बढ़ता है घटता है, कुछ कहता है नहीं बढ़ता है घटता है। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है, तो उसी को लेके चलिए। तो अर्निंग पर शेयर में आपको अगर आपको मेज़र करना है, अगर आपको मेज़र करना है तो सबसे पहले आपको ईपीएस पे देखना है, टाइमिंग पे देखना है, डिविडेंड पे देखना है। चौथा पॉइंट आपके पास है द मार्केट प्राइस सर्व एज अ परफॉर्मेंस इंडेक्स और रिपोर्ट कार्ड। जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का रिपोर्ट कार्ड है। एंड पांचवा है मार्केट प्राइस इंडिकेट्स हाउ वेल द मैनेजमेंट इज डूइंग ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, तो ध्यान देखिएगा, अगर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और वेल्थ क्रिएशन आता है या मेजरमेंट ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आता है तो आपको यही बात लिखना है कि आप इसको कैसे मेज़र करेंगे। आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मेज़र करेंगे ईपीएस के कारण, टाइमिंग के कारण, डिविडेंड के कारण, मार्केट प्राइस के कारण। एंड मार्केट प्राइस इज अ इंडिकेटर दैट हाउ वेल द फंड हैज़ बीन मैनेज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स। तो आप कहेंगे कि क्या सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमें ईपीएस के बारे में लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए। प्रेजेंट फ्यूचर दोनों के ईपीएस के बारे में बिल्कुल लिखना चाहिए। ईपीएस को कमाने के लिए क्या रिस्क लिया जाना चाहिए, इसके बारे में लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। डिविडेंड दिया गया नहीं दिया गया ईपीएस से, इसके बारे में लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। डिविडेंड देने से मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा ये लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। क्या मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इंडिकेटर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, बिल्कुल लिखना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, अगर ये पॉइंट ध्यान से समझेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप शुरू हो रहा है। ईपीएस पॉइंट दिख रहा है, इसके बाद ईपीएस में रिस्क कितना लिया गया वो देखना है, टाइम कितना लिया आपने ये देखना है, ईपीएस में से डिविडेंड कितना दिया आपने वो देखना है, और डिविडेंड के कारण मार्केट प्राइस कितना हुआ ये देखना है। यानी कहने का मतलब है कि ईपीएस देन रिस्क देन टाइम देन डिविडेंड के कारण मार्केट प्राइस, इन्हीं बातों को लिख दें तो आप आराम से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके क्वेश्चन में गलती से आ गया कि किस तरह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मेजरमेंट होता है, आप आराम से लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं यार, ईपीएस के लिए रिस्क, ईपीएस का टाइम, और फिर आपको क्या लिखना है, डिविडेंड कितना दिया, डिविडेंड के कारण मार्केट प्राइस कितना बढ़ा। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के मेजरमेंट का एग्जैक्टली वही पॉइंट आप लिख पाएंगे जो आपके बुक में लिखा गया है, स्टडी मटेरियल में लिखा गया है। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप जरा नोट में मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और वेल्थ ऑफ द फर्म। मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू और वेल्थ ऑफ द फर्म। अकॉर्डिंग टू वैन हॉर्ने, value of the firm is represented by market price of the company's common stock. अंडरलाइन कीजिएगा, market price of the company's common stock. Market price of the company's common stock. It takes into account 1. EPS. अंडरलाइन कीजिएगा EPS. Earning per share. प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव, अंडरलाइन कीजिएगा प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव। 2. टाइमिंग एंड रिस्क ऑफ दिस अर्निंग, अंडरलाइन कीजिएगा रिस्क बस। 3rd लिखिएगा डिविडेंड पॉलिसी एंड अदर फैक्टर्स दैट बियर अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, अंडरलाइन कीजिएगा डिविडेंड पॉलिसी। 4था है द मार्केट प्राइस सर्व एज अ परफॉर्मेंस इंडेक्स और रिपोर्ट कार्ड, अंडरलाइन कीजिएगा परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड रिपोर्ट कार्ड। 5वां पॉइंट है मार्केट प्राइस इंडिकेट्स हाउ वेल द मैनेजमेंट इज डूइंग on behalf of
स्टॉक होल्डर। देखिएगा हाउ वेल मैनेजमेंट इज डूइंग, अंडरलाइन कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मेजरमेंट कैसा होगा, तो उसके पांचों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद है। ईपीएस, ईपीएस का रिस्क, ईपीएस का टाइम प्लस मार्केट फ्लक्चुएशन प्लस डिविडेंड, नेक्स्ट डिविडेंड, और डिविडेंड के कारण मार्केट प्राइस कितना बढ़ा चूंकि वो इंडेक्स है। अगर ये पांच बातें आपको याद है तो मेजरमेंट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा और क्या पॉइंट है आप आराम से लिख पाएंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि हाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन स्टेप्स कैन बी मेजर्ड। तो मेजरमेंट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने लायक कंटेंट मिल गया और क्लैरिटी हो गई कि लिखना कितना है और क्या है, तो आपके ऊपर एक गुरुदक्षिणा है कि अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। अब हम आ रहे हैं इसी वीडियो का नेक्स्ट कंसेप्ट, और नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क, यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। Why wealth maximization works? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिएगा, अब आप बोलेंगे कि सर जब टू ऑब्जेक्टिव आया था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो क्या ये हाउ इट इज़ मेजर्ड भी उसमें लिख देंगे? हाँ, अगर 5 नंबर का पॉइंट आंसर तो ये भी लिख दो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हर पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क्स, क्या उसमें यह भी बात लिख देंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का? यस। तो आप बोलेंगे कि सर आपने अलग अलग तौर के क्यों बनाए? क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो आपने वो लिख दिया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ईपीएस होना चाहिए, डिविडेंड होना चाहिए, मार्केट प्राइस होना चाहिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमें ध्यान रखना है कि एनपीवी निकालनी है, हमें कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालनी है, हमें टाइम वैल्यू को लेना है। तो वो बातें हमने लिख ली। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है हाउ इट कैन बी मेजर्ड, तो हाउ इट कैन बी मेजर्ड में आपको ईपीएस वाला जो चेंज चल रहा है वही लिखना है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों काम करता है, तो ये आपको मेन पॉइंट लिखना है। हाँ, लेकिन अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव लिखते हैं आप, तो उसमें उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो लिखना पड़ेगा। Wealth maximization works because enterprise can follow other goals too. Wealth maximization works because enterprise can follow other goals too. Wealth maximization इसलिए काम करता है because wealth maximization तभी होगा जब other goal achieve हुआ है या किया जा सकता है। ये other goal क्या हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 6 गोल आपके मॉड्यूल ने लिखा है, 6 गोल आपको लिखना है। हायर ग्रोथ रेट, यानी बिजनेस का ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। लार्जर मार्केट शेयर, आप मार्केट शेयर ज़्यादा कमा सकते हैं। लीडरशिप इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, कंपनी लीडरशिप हो जाएगी मार्केट में, लीडरशिप प्रमोट करेगी। प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर, इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, improving community life, supporting education, research, solving societal problem etc. ये सारे गोल अचीव होंगे। ये क्यों वर्क करता है? देखिएगा, why wealth maximization work, why wealth maximization is superior। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है why wealth maximization is superior than the profit maximization, it is superior because other goals are achieved. Higher growth rate, larger market share, leadership in the market, in the product and technology। 3 तो ऐसे ही आ गया। क्या है 3 जिसके कारण wealth maximization superior है, wealth maximization better है, या wealth maximization work करता है? ये है higher growth rate, larger market share, leadership in the market in terms of the product and technology, leadership in the market in terms of the product and technology, leadership in the market in the terms of product and technology, higher growth rate,
larger market, higher growth rate, larger market, higher growth rate, larger market, leadership in the product and technology, leadership in product and technology। 3 तो ये आ गए। नेक्स्ट क्या है 3? ये देखिएगा 3 जो हैं ये बहुत ही कॉमन बातें हैं कि promoting employee welfare, customer satisfaction and supporting the societal problems। तो 3 जो लास्ट वाले रीजंस हैं वो तो बहुत ही है। एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, कस्टमर के बारे में सोचता है, सोसाइटी के बारे में सोचता है। तो एम्प्लॉय, कस्टमर एंड सोसाइटी, एम्प्लॉय, कस्टमर, सोसाइटी लास्ट के 3 पॉइंट हो गए। शुरू के ग्रोथ रेट, मार्केट रेट एंड लीडरशिप इन मार्केट हो गया। तो ग्रोथ रेट, मार्केट रेट, लीडरशिप, एम्प्लॉय, कस्टमर एंड सोसाइटी, 6 बातों पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू हुम, इन कंपैरिजन टू द व्हाट, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आप कहेंगे कि सर अगर सवाल में क्वेश्चन आता, अगर सवाल आता है एग्जाम में कि व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क बेटर, तो क्या यही 6 पॉइंट लिखेंगे? बिल्कुल यही 6 पॉइंट लिखेंगे। मॉड्यूल में बहुत ही क्लियर ढंग से ये लिखा हुआ है और ये आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिए आंसर को। आप क्लास नोट में खोल के देखिए, आपको मिलेगा wealth maximization work because enterprise can follow other goals too, such as 1, higher growth rate। अंडरलाइन कीजिएगा growth rate। Point number 2, larger market share। अंडरलाइन कीजिएगा market share। Point number 3, leadership in the market in terms of the product and technology। अंडरलाइन कीजिएगा leadership in the market। Point number 4, promoting employees welfare। अंडरलाइन कीजिएगा एम्प्लॉय। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अंडरलाइन कीजिएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऊपर वाले में भी एम्प्लॉय वेलफेयर कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6, इंप्रूविंग कम्युनिटी लाइफ, सपोर्टिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, सॉल्विंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। कम्युनिटी, एजुकेशन, रिसर्च, सोसाइटल प्रॉब्लम्स को अंडरलाइन कीजिएगा। आगे बोलता है दो द एबव गोल्स आर इंपॉर्टेंट बट द प्राइमरी गोल रिमेन टू बी द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब हम ये सारे करेंगे तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। इफ द गोल इज नॉट मेट द पब्लिक इंस्टीट्यूशन वुड लूज द कॉन्फिडेंस इन द एंटरप्राइज। अंडर लिखिएगा पब्लिक इंस्टीट्यूशन को अंडरलाइन कीजिए, लूज कॉन्फिडेंस इन द एंटरप्राइज अंडरलाइन कीजिए, and will not invest further in the growth of the organization। growth of the organization में invest नहीं करेगा। if the growth of the organization is restricted then the other goals like community welfare will not get fulfilled। अगर growth रुक गया तो community welfare नहीं होएगा, problem solving नहीं हो पाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर क्वेश्चन में आता है, अगर क्वेश्चन आता है वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क्स, तो आपको यही बातें आपको लिखनी है। और अगर 6 बातें याद हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं। ग्रोथ रेट याद है, मार्केट रेट याद है, ग्रोथ रेट, मार्केट रेट, लीडरशिप, एम्प्लॉय बेनिफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये सारे चीज़ अचीव होता है, इसीलिए ये वर्क करता है, इसीलिए बेटर है, इसीलिए अच्छा है। अगर ये पॉइंट आप लिख सकते हैं तो एग्ज़ाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क्स, वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क्स, why wealth maximization works, why wealth maximization works, why wealth maximization works, why wealth maximization works, यही 6 पॉइंट है। बुलसाइज की तरह यही 6 पॉइंट है। बुलसाई मतलब शार्क की आंख, शार्क की आंख मतलब बुलसाई की तरह, बुलसाई की तरह बिल्कुल यही 6 पॉइंट आपको लिखना है। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क्स, वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क्स, वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क्स, अगर आपको समझ में आ गया तो आपके ऊपर एक हमारा कर्ज है
कि आप अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। ये दोस्ती का भी कर्ज है और एनी टाइम से मिला हुआ ज्ञान का भी कर्ज है जो कॉर्पोरेट में यूज होगा, कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं एनी टाइम क्लास के बारे में। अब हम इसी वीडियो में लास्ट कंसेप्ट इस वीडियो का कर रहे हैं और ये है कंसेप्ट नंबर 11, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रॉफिट वर्सेस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। ध्यान से देखिएगा, जो इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम इस टेबल के थ्रू आराम से समझ सकते हैं। The table below highlight some of the advantages, disadvantages of both profit maximization and wealth maximization। एक कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा। हमने 3 कॉलम बनाया, बेस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेस में पहला पॉइंट आया ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वेल्थ का क्या है? हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये कॉन्फ्लिक्ट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है? हाईएस्ट मार्केट वैल्यू शेयर। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है? हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव दोनों का अलग अलग है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है किसी भी कीमत पे प्रॉफिट कमाना है, किसी भी रिस्क पे प्रॉफिट कमाना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता है सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ाना है। एडवांटेजेस देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एडवांटेजेस क्या है? 1, इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट, ये आसान है, फायदा है। 2, इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट। इसमें लिंक एस्टैब्लिश हो सकता है कि हमने क्या किया तो क्या प्रॉफिट होगा। दूसरे में एडवांटेजेस क्या है? एम्फेसाइज द लॉन्ग टर्म गेन। ये शॉर्ट टर्म गेन को नहीं देखता, एम्फेसाइज करता है लॉन्ग टर्म गेन को। दूसरा क्या है? रिकॉग्नाइजेस रिस्क और अनसर्टेनिटी। रिकॉग्नाइज रिस्क और अनसर्टेनिटी, ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को रिकॉग्नाइज करता है। तीसरा क्या है बेनिफिट? रिकॉग्नाइजेस द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न। एंड चौथा है कंसीडर्ड शेयर होल्डर रिटर्न। तो आपने ऑब्जेक्टिव देखा, एडवांटेजेस देखा, अब आप देखिए डिसएडवांटेजेस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में डिसएडवांटेजेस है एम्फेसिस द शॉर्ट टर्म गेन, इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इग्नोर द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न, रिक्वायर्ड इमीडिएट रिसोर्स रिटर्न। Disadvantages वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है? ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस। फाइनेंशियल डिसीजन से शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा इसमें क्लैरिटी नहीं है, इवन डिविडेंड में भी नहीं है। दूसरा क्या है? इट कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। अगर मैनेजमेंट बहुत सारा डिसीजन लेता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, मैनेजमेंट को फ्रस्ट्रेट कर सकता है, एंजाइटी में डाल सकता है। इट कैन पुट ऑन द एंजाइटी एंड दिस इज एज अ होल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो 3 पॉइंट पे आपको आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, एडवांटेजेस के ऊपर एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर। ये कॉलम मॉड्यूल ने दिया है, इसको एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, नीचे बाद में आप जरूर लिख सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक मैनेजमेंट का
पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, whereas द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैनेजर का कि प्रॉफिट कमानी है, लेकिन कंपनी का अंतत्वगत ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। दूसरा चीज ध्यान रखना है, when the time period is short and the degree of uncertainty is not great, then wealth maximization and profit maximization amount to be essentially the same। अगर ज़्यादा वक्त नहीं है, कम ही वक्त है, तो profit maximization and wealth maximization पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। Yes, wealth maximization can be a bigger objective than the profit objective. Profit maximization can be achieved in the short term at the expense of the long-term goal, that is the wealth maximization. For example, a costly investment may experience the losses in the short term but yield a substantial profit in the long term. Also, a firm that wants to sow a short-term profit may lose the long-term gain in. For example, they postpone the major repair or replacement, although such postponement is likely to hurt in long run. So this is what the point is all about. तो आपको यही बातें आपको लिखनी है कॉन्फ्लिक्ट में। अब आप जरा डिक्टेशन क्लास नोट में देखिए, क्लास नोट में क्या आपको अंडरलाइन करना है। द टेबल बिलो हाईलाइट, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, द टेबल बिलो हाईलाइट some of the advantages and disadvantages of the both the profit maximization and wealth maximization। अंडरलाइन करने वाला कोई बात नहीं है। बेसिस अंडरलाइन कीजिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडरलाइन कीजिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अंडरलाइन कीजिए, ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन कीजिए, लार्ज अंडरलाइन कीजिए, प्रॉफिट अंडरलाइन कीजिए, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में लार्ज अंडरलाइन कीजिए, प्रॉफिट अंडरलाइन कीजिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लिखा है हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, हाईएस्ट अंडरलाइन कीजिए, मार्केट वैल्यू अंडरलाइन कीजिए। एडवांटेजेस में इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट है, इजी को अंडरलाइन कीजिए। दूसरा पॉइंट में है इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट, इजी टू डिटरमाइन लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट को अंडरलाइन कीजिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आइए, एम्फेसाइज द लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन को अंडरलाइन कीजिए। रिकॉग्नाइज द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को अंडरलाइन कीजिए। रिकॉग्नाइज द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न, टाइमिंग ऑफ रिटर्न को अंडरलाइन कीजिए। कंसीडर शेयर होल्डर्स रिटर्न, शेयर होल्डर्स रिटर्न को अंडरलाइन कीजिए। डिसएडवांटेजेस में आ जाइए, पहला पॉइंट है एम्फेसिस द शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन को अंडरलाइन कीजिए। इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को अंडरलाइन कीजिए। इग्नोर द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न, पूरे को अंडरलाइन कर लीजिए। रिक्वायर्ड इमीडिएट रिसोर्स, इमीडिएट रिसोर्स को अंडरलाइन कर दीजिए। डिसएडवांटेजेस में दूसरा लिखेगा ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजंस एंड शेयर प्राइस, नो क्लियर रिलेशनशिप को अंडरलाइन कीजिए। कैन लीड मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, whereas wealth maximization is company's objective। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन कीजिए एंड कंपनी ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट, where the time period is short and the degree of uncertainty is not great, wealth maximization and profit maximization amount to essentially the same। शॉर्ट एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को अंडरलाइन कीजिए, एसेंशियली द सेम को अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन बी अ बिगर ऑब्जेक्टिव देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बिगर को अंडरलाइन कीजिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी अचीव्ड इन द शॉर्ट टर्म एट द एक्सपेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल, एक्सपेंस को अंडरलाइन कीजिए।
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आगे देखा है, फॉर एग्जाम्पल अ कॉस्टली इन्वेस्टमेंट में experience the losses in the short term but yield the substantial profit in the long term. कुछ भी नहीं है. Also a firm that want to show short term profit may for example postpone the major repairs or replacement, although such postponement is likely to hurt the company long. बस आपने सारा अंडरलाइन कर लिया. अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको डिफरेंस लिखना आया तो ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बीच में बेस पे आप लिख सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के डिफरेंसेस को. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के जितनी सारी पॉइंट आपने बात के क्वेश्चन में पढ़े हैं सब कुछ आप उसमें लिख सकते हैं. अब मुझे लगता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में लिख लेंगे. और हाँ, अगर आप लिखने लायक बन गए हैं, आपको लगता है कि हमने एनी टाइम क्लास ने आपको सहायता करी है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के इसके बारे में ज़रूर बताइए. ये कर्ज़ है हमारे तरफ से, आपके दोस्ती की तरफ से भी. थैंक यू वेरी मच.